स्टूडियो में हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब, ए कोमोडोर एएस बहल हमारे साथ मौजूद हैं। कोई नई पिच या इसी पिच पर चलना बीजेपी के लिए ठीक रहेगा इस चुनाव में? आपको कुछ नया लगा? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरह से इस चुनाव के पहले की पहली रैली कह सकते हैं। वैसे तो जब पहलगाम के तुरंत बाद उनको आना था तो वो सीधे बिहार आए, लेकिन अब ये चुनाव के नजदीक है। अब हर तरह की चीजें, हर तरह का जो कहें कि अच्छा बुरा सब कुछ है वो बिहार की जनता के सामने है। बड़ी चुनौती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी बोल के जाएं, बिहार की कानून व्यवस्था, नीतीश कुमार का जो भी है, जैसी भी स्थिति है उस पर बार बार हम बात करते हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि नहीं एकदम दुरुस्त है, बढ़िया है। जेडीयू भी कहती है, भाजपा भी कहते हैं। इसके बीच में नरेंद्र मोदी गए और वो अपनी पिच पर बहुत, जिसको कहते हैं कि उससे वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। उनको ये लगता है कि सब के बाद यही वाला जो डेवलपमेंट वाला एजेंडा है वो उनको जिताएगा। और दूसरा, लालटेन का डर, यानी लालटेन रोशनी नहीं है, उस लालटेन का डर लोगों को वो बताएगा कि क्यों उनकी सरकार नहीं चुनी है, यानी तेजस्वी यादव की सरकार नहीं चुनी। उसके अलावा उनका बड़ा क्लियर है कि क्या क्या वो कर रहे हैं बिहार के लिए। और देखिए, कई चीजें ध्यान में नहीं रहती हैं। जब रेल इंजन कारखाना वहां लगा था तो उस वक्त भी ऐसे समझ में नहीं आ रहा था वहां से कारखाने बन रहे हैं। जिस तरह से सीतामढ़ी से अयोध्या की रेल लाइन की बात की गई तो अब कहने को तो लगता है कि भाई भगवान राम का मंदिर है, यहां माता सीता का मंदिर बन जाएगा। लेकिन जो बिहार के लिए डेवलपमेंट के लिहाज से चेंज होने जा रहा है वो बहुत बड़ी चीज दिखती है। बिहार के लगभग हर हिस्से को 6 न सही लेकिन लगभग 4 लेन के हाईवे से अब जोड़ा जा चुका है। यह काम इस सरकार ने कर दिखाया है। और सबके बाद जब नरेंद्र मोदी का ब्रांड आता है तो मतलब काम पूरा होने की गारंटी। भले बहुत सी चीजों पर सवाल खड़ा करें, मोदी चाहते हैं कि यही वाला याद रहे, बाकी वाला थोड़ा लोग भूलें। आप ठीक कह रहे हैं। मोटे तौर पर भाषण को आप तो 2 हिस्सों में उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक अपना काम बता रहे हैं वो कि भाई हमने इस बिहार को क्या दिया। ये भी बताया कि यूपीए की 10 साल से केंद्र में सरकार रही तो केवल 2 लाख करोड़ रुपए दिया, हम तो कई गुना उससे ज्यादा दे चुके हैं पिछले 10 साल के अंदर बिहार को विकास की परियोजनाओं के लिए। फिर उन्होंने लालू यादव का राज भी याद दिला दिया, भ्रष्टाचार भी याद दिला दिया, लालटेन की रोशनी वाला बिहार पहले होता था वो भी याद दिला दिया, विकास और लालू आरजेडी का डर। आज का दिन वैसे भी महत्वपूर्ण है कि कल जो है लालू यादव जी को एक बड़ा झटका लगा नौकरी के बदले ज़मीन वाला उस मामले पर। तो आज के बिहार के अखबारों में भी वो बड़ी खबर होगी। तो करप्शन को लेकर आरजेडी और लालू यादव के लिए प्रधानमंत्री जी के पास एक बड़ा मौका है। उसको लैंड फॉर जॉब स्कैम में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया। हाँ, तो वो एक झटका ही है उस तरह से उनके लिए। तो वो बड़ा झटका भी उनके लिए था। लालटेन भी अब पुराने जमाने की हो गई, तो डेवलपमेंट के लिए आपको एक सिंबल के तौर पर भी, मैसेज के तौर पर भी वो काम में आ रही है। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी माने आप ना माने, नीतीश कुमार जी तो मानते हैं कि उनके बिना काम नहीं चलेगा। जनता दल यूनाइटेड के 20 साल के में पहली बार मौका होगा कि जब जेडीयू के दफ्तर के बाहर नरेंद्र मोदी जी के साथ उन्होंने फोटो लगाई है और विकास की बात की है, ये सारी बात की है। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री जी ने एक बारीक बात कही वो आपने देखी? पिछले चुनाव मुझे याद है जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। आज उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बनेगी। मुझे नहीं पता मैसेज है कि क्या है, लेकिन बात उन्होंने कहकर गए हैं वो। आज नीतीश जी को अश्योर करके नहीं गए मोतिहारी में कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये बिहार भी कर रहा है कि नहीं कर रहा वो अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नीतीश जी अब अश्योर होने की स्थिति में हैं, ये सवाल भी तो है ना। अब वो अलग है, लेकिन मैंने कहा कि फर्क है कि ये पिछले चुनाव में इस चुनाव में ये अंतर तो आई ही क्या? बीजेपी का कोई नेता ये नहीं कह रहा है कि चुनाव के हम जीते तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री नहीं। नीतीश पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था चाहे कितनी भी सीटें आए, हाँ बिल्कुल ठीक, लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अभी चुनाव में देखिए, अभी है 4 महीना शायद, तब तक तो रहेंगे ना। नहीं उस बीच में आगे की कोई बात हो जाए। लेकिन आज समीर जी बताइए, अब क्या चलने वाला है? आरजेडी का डर चलने वाला है या वो जो बता रहे थे हमने जो काम किए वो? दोनों चलेगा। देखिए, मधुबनी से लेके मोतिहारी तक प्रधानमंत्री मोदी का अगर आप संबोधन देखेंगे, जब पहलगाम के बाद जब मधुबनी गए थे प्रधानमंत्री मोदी और उन्होंने जो स्पीच दी थी और आज मोतिहारी की स्पीच है, प्रधानमंत्री मोदी लगातार आरजेडी का जो डर दिखा रहे हैं कि भाई लालटेन युग का डर है, लालू प्रसाद यादव का सरकार का जो 15 साल का कार्यकाल रहा है उसको भी याद दिलाते हैं। और बाद में जो 20 साल में जो विकास का डेवलपमेंट के काम नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ में रहते हुए जो किए उसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी लगातार कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये भी जिक्र करते हैं कि भाई ये युवा पीढ़ी जो पहली बार वोट करने वाली है उनको बताया जाए कि लालू का 15 साल का शासन कैसा था। उन्होंने वो लालू प्रसाद यादव का आरजेडी का जंगल राज देखा नहीं है, तो उन्हें बताया जाए कि आरजेडी का शासन किस तरह का था। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार आरजेडी
पार्टी के शासन का जिक्र करके एक बताना चाहते हैं कि भाई अगर आप हमें नहीं लाओगे तो लालू आएंगे तो क्या होगा उनका पता शासन देख लीजिए। ठीक है। और नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया और प्रधानमंत्री की केंद्रीय योजनाओं ने जो जमीन स्तर पर काम किया, जो प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे कि भी हमने मकान दिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उसका जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि विकास और लालू का डर दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। दोनों चलने वाले। और आप कहा कि हमारा ये 20 साल में हमने बड़ी मेहनत करके बिहार को वहां से निकाल के यहां तक पहुंचाया है। तो ये आज प्रधानमंत्री का मैसेज था। फिर अपने वो केंद्र की सरकार के, नीतीश सरकार के काम वगैरह सब और जो अभी योजनाएं नई शुरू हुई हैं उन सब का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपकी स्क्रीन पर इससे पहले कुछ ग्राफिक चल रहे थे, कुछ डेटा चल रहा था, वो मैं आपको एक बार उसके बारे में बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार के लोग अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इसका कोई आइडिया तो लगे, बाकी तो चुनाव बता देगा। तो सी वोटर के सर्वे का एक ट्रैक जो है, अगर आप उस पर नजर डालेंगे तो उसमें यह पता चलता है कि तेजस्वी यादव अभी भी बिहार में नंबर 1 बने हुए हैं लोकप्रियता के मामले में, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। वो दे दीजिए स्क्रीन पर, डेटा दे दीजिए वो। और उनके बाद नंबर किसी का आ रहा है तो वो नीतीश कुमार नहीं है, वो प्रशांत किशोर हैं, जिनका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और मुख्यमंत्री का ग्राफ नीचे आ रहा है, वो नंबर 3 पर फिलहाल चल रहे हैं पसंद के मामले में। डेटा के आदमी हैं बैल साहब, वो आपको और बताएंगे इसके बारे में। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तेजस्वी नंबर 1 स्थान पे अभी भी हैं, 40.6% से 34.6% तक गिरा है। ये नहीं कि उनका ऊपर उठा, फरवरी से जून में, फरवरी से जून में, लेकिन फिर भी नंबर 1 स्थान पे है। नीतीश जी का बहुत ही ज्यादा तो नहीं गिरा, 18.4% से 17.4%, लेकिन ज्यादा प्राथमिकता उनको नहीं दी जा रही। और अब जब ये लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं तो हो सकता है उससे भी कम हो जाए। मोदी जी का तो खैर हमेशा से, हालांकि वो चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं है, बट उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ 44.5% से 50.4%। हाँ, मोदी जी का ग्राफ बढ़ गया बहुत, और 6% बढ़ा है मोदी जी का ग्राफ। और प्रशांत किशोर का 14.9% से 18.2%, और राहुल गांधी का 34.4 से गिरता हुआ 30.9%। लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आज की स्पीच में भी देखिए, जो मोदी जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करी थी, वो थी पिछड़ों का साथ। और वो क्यों करी उन्होंने? क्योंकि 63% जो है या तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के हैं या अदर बैकवर्ड क्लास के हैं। तो जब लोगों का ग्राफ गिर रहा है तो दो ऐसे अस्तित्व हैं जिनका ग्राफ बढ़ रहा है, और वो कौन है? वो है मोदी जी। तो मोदी जी तो यूनिवर्सल है। एनडीए का आना, उसी वजह से आके उन्होंने सबको यूनाइट करने की कोशिश की है। और दूसरा बढ़ रहा है प्रशांत किशोर का। और प्रशांत किशोर का क्यों बढ़ रहा है? इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि वो किसी एक धर्म, जाति या फिर एक कम्युनिटी के नहीं फोकस कर रहे, वो पूरे बिहार के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वो फोकस कर रहे हैं एजुकेशन पे, वो फोकस कर रहे हैं जॉब्स पे, वो फोकस कर रहे हैं पलायन पे, कि अगर पलायन रुकेगा, एजुकेशन होगी, तभी जॉब्स ज्यादा। तो आइए फिर प्रशांत किशोर की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर के बारे में जो चर्चाएं बिहार में चल रही हैं, बात तो कर रहे हैं लोग उनके बारे में, वोट उनको कितना मिलेगा ये नहीं हम कह सकते। मैं आपको उदाहरण के साथ भी चर्चा करेंगे कि प्रशांत किशोर कैसा रोल प्ले कर सकते हैं। पूर्व में ऐसा कोई अगर एलिमेंट उठ के चुनाव में, किसी चुनाव में अचानक चढ़ता है तो वो कैसा असर डालता है पूरे इलेक्शन के ऊपर। 2017 का गुजरात का इलेक्शन बीजेपी बाल बाल बचा कर ले गई, 99 सीटें आई थी और कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें मिली थी। उसके 5 साल के बाद होना यह चाहिए था कि बीजेपी के लिए चुनाव और मुश्किल होता, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गुजरात में एंट्री होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल अरविंद केजरीवाल की वजह से, लेकिन उनकी एंट्री के बाद देखिए क्या हुआ, 150 सीट चली गई बीजेपी 2022 के इलेक्शन के अंदर। तो कितना सर? 156 सीटें। तो क्या प्रशांत किशोर इस चुनाव में कुछ वैसा पार्ट प्ले कर सकते हैं? समीर जी क्या लगता है आपको, या ये स्पॉइलर दोनों तरफ के लिए होंगे? नहीं, मुझे लगता है कि गुजरात से पूरी तरीके से कंपैरिजन नहीं किया सकता प्रशांत किशोर का। गुजरात की राजनीति अलग थी, भारतीय जनता पार्टी वह लंबे समय से सत्ता में, वो बहुत मजबूत भारतीय जनता पार्टी में। बिहार में नीतीश कुमार जिस तरीके से कमजोर लगातार होते जा रहे हैं, और 5 साल में, 3 साल में वो स्थिति हुई है। देखिए, अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो वो तो कोरा कागज है, वो कोई भी बटन लेकर चल नहीं रहा अभी। न परिवारवाद का उनके आरोप है, न उनके पिता के किसी भ्रष्टाचार की राजनीति का उनके ऊपर आरोप है, न उनके ऊपर कोई दाग किसी तरह का। तेजस्वी के यादव के ऊपर लालू प्रसाद यादव की एक लायबिलिटी है। तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आरजेडी के साथ तमाम तरह के आरोप प्लस और माइनस है वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा ही नीतीश कुमार के साथ भी जुड़ा हुआ है। और जनता बिहार में, अगर नीतीश, बहुत अच्छी बात प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कही थी, उन्होंने कहा कि भाई विकल्प नहीं था जनता के पास। अभी तक बिहार में क्या हो रहा था, बीजेपी के डर से मुसलमान आरजेडी को वोट दे रहे थे,
और आरजेडी के जंगल राज से डर के बीजेपी और नीतीश कुमार को वोट दे रहे थे। उन्हें कोई विकल्प नहीं था। पहली बार जन स्वराज ने एक विकल्प के रूप में किया और पार्टी बनाने के पहले जब 2 अक्टूबर 2022 को उन्होंने जन स्वराज की स्थापना की थी, उसके 2 साल पहले तक वो लगातार बिहार के गाँव में घूमे और उसके बाद उन्होंने अपने पार्टी को तैयार किया है और उसके मुद्दे तय किए। मुझे लग रहा है कि जन स्वराज जिस तरीके से जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, बड़ी रैलियां ऑर्गेनाइज नहीं हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता के बीच जा रहे हैं, वो पलायन की बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो बिहार का पैसा जो बाहर जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं, वो लालू के 20 साल की बात 15 साल की बात करते हैं, नीतीश के 15 साल का भी जिक्र कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इस समय बज़ है इनका बिहार में। निश्चित रूप से है और बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जो उन्होंने कहा है कि या तो अर्श पे या फर्श पर, तो मुझे लग रहा है वो अर्श पर तो नहीं रहेंगे। 10 से ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में कुछ लोग पहले भी हमने प्रशांत किशोर को लेकर चर्चा की थी। आज क्या असेसमेंट है त्रिपाठी जी आपका उनको लेकर? देखिए, एक बात तो है कि प्रशांत किशोर जो बात कर रहे हैं वो लोगों को कनेक्ट कर रही है। मतलब जब वो कुछ कहते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि एकदम से हवा हवाई बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि प्रशांत किशोर अभी तक कोई टेस्टेड नहीं है, तो आप उसको पॉजिटिव भी मान लीजिए, नेगेटिव भी मान लीजिए। न उन्होंने कोई बहुत ऐसा कोई प्रमाण दे दिया है जिससे मान लिया जाए बड़ा कमाल करेंगे, न कोई अभी बेईमानी की है। जब पद ही नहीं मिला है तो क्या करेंगे वो? तो वो भी एक अच्छी चीज है कि उनके पक्ष में हो सकता है कि जिन लोगों को लगेगा अच्छा ठीक है भाई की उम्मीद है। बिहार का एक बड़ा वर्ग पिछले कुछ वर्षों में उसके मन में ये आता है कि क्या हमें इसी चक्कर में पड़े रहना है, और जिसको मैं यूं भी कहता हूं कि क्या गठजोड़ की राजनीति से बिहार बाहर आएगा? क्योंकि अगर वो बाहर नहीं आ रहा है तो फिर प्रशांत किशोर फैक्टर नहीं है, तो फिर केजरीवाल और प्रशांत किशोर की तुलना नहीं करनी चाहिए, तो फिर गुजरात और बिहार कंपेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां क्या है, आमने सामने की लड़ाई है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। यहां भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी नहीं है, यहां भारतीय जनता पार्टी के साथ 3 छोटे छोटे बटकरे हैं, यहां लालू जी की यानी तेजस्वी के साथ 2-3 छोटे छोटे तो बड़े क्लियर हैं त्रिपाठी जी, लेकिन नहीं क्लियर नहीं है ना। क्यों? अगर आप ध्यान से देखें तो क्लियर कहां है? दोनों तरफ की ताकत 74-75 सीट पर बैठे हुए हैं ये दोनों, यानी तेजस्वी और भारतीय जनता पार्टी। इधर क्या है, इधर 40 सीट पर, इधर 18 सीट पर, इधर 7 सीट पर, 8 सीट पर, तो इधर भी 12 सीट पर। तो एक तरह से कहें दोनों तरफ संतुलन लगभग बराबर है, मतलब दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन वो अलग अलग वर्टिकल में, मतलब एक वर्टिकल नहीं है ना। जैसे बीजेपी वहां थी तो उसको पता है कि बीजेपी जाएगा या कांग्रेस जाएगा, वहां उसको लगता है कि चलो ठीक है हम मांझी जी को दे देंगे, ये थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, या नीतीश जी रहेंगे तो ये उधर जाएंगे। क्या ये एक बड़ी मुश्किल है जो बिहार की है। लेकिन हां, प्रशांत किशोर जिस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से पूरे बिहार में वो जा रहे हैं और जो बात वो कर रहे हैं वो बिहार के लोगों को समझ में आ रही है, और उस वर्ग को समझ में आ रही है जिसको लेके बार बार कहा जाता है कि भैया वो प्रवासी हो गया, वो बंबई दिल्ली रहता है, वो तो कहीं और चला। उसको लग रहा है कि कब ये बिहार का दुष्चक्र खत्म होगा, क्योंकि उसको भी लगता है कि नीतीश जी जहां तक लेकर गए, लेकिन ये नीतीश जी की अगुवाई वाली सरकार जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल है वो अब इससे आगे नहीं बढ़ रही है, कुछ रुक सा गया, थम गया है। अब जरा ये वोट की बात हो रही है, तो जो वोट की एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो मैं आपको उसके बारे में बता दूं। 2 स्टेटमेंट पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे मतलब लगा कि बात करनी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल वहां भी चुनाव लड़ेंगे। तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कहा कि भाई बिहार में अब इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि जो डेटा सामने आ रहा है इलेक्शन कमीशन का, तो उसका चुनाव का कोई मतलब नहीं है, ये वोट काट के महाराष्ट्र जैसा कुछ करना जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का मैंने एक स्टेटमेंट देखा, उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि सरनेम देख के काम होगा। यहाँ पे सरनेम देखा जा रहा है और उसके बाद कार्रवाई की जा रही है कि कौन पिछड़ा है, कौन दलित है, कौन अति पिछड़ा है। तो पिच क्लियर है बिल्कुल, इसी पिच पे तो हमारा ही चल रहा वोटर है, कट रहा है। इसी पिच पे तो चल रहे हैं। वो डे 1 से इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई हमारा वोटर कट रहा है। इस बात की चर्चा लगातार, इसमें पूरे SIR में और क्या बहस हो रही है? ये बहस तो नहीं हो रही ना कि बीजेपी यही कह रही है ना कि तुमको ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा ही कटेगा वोटर। वो वोटर किसका, किसी का भी हो सकता है। तो मरा हुआ वोटर किसका कटेगा? जो मर गया है, जिसका आधार नाम कट रहा है, वो किसका वोट कटेगा? किसी का भी कटे, ये इलेक्शन कमीशन कैसे जान सकता है कि ये किसका वोटर है? ये सवाल है। नहीं, ये तो जैसे उन्होंने कहा कि भाई सरनेम से पता पड़ता है, तो सरनेम से तो वहां तो बिहार में तो खासतौर से मोटे तौर पे पता ही पड़ सकता है कि किसका वोटर है। इसमें कोई बहुत ऐसा, ये तो ओपन सीक्रेट है। मतलब बिहार में तो खासतौर से आप ये पता कर सकते हो सरनेम से कि किसका वोटर है या किधर खड़ा हुआ। उसमें से 10-5% इधर उधर होगा, 100% वो नहीं कह सकते। लेकिन अब ये बहस तो हमेशा राजनीतिक बहस के तौर पर चलती रहेगी कि किसका वोटर कटेगा नहीं कटेगा। लेकिन मैं कल भी इस बात का जिक्र किया था, आज फिर जिक्र कर रहा हूँ कि 2020 के चुनाव में अगर दोनों गठबंधन में 12,768 वोट का फर्क है, तो वोटों को कटने को आप नॉन सीरियसली नहीं ले सकते, चाहे वो SIR का मसला हो या कोई हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो रुकना चाहिए, वो काम हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसको देख रहा है, जो भी हो रहा है। लेकिन यदि बड़े पैमाने पर वोट कट रहे हैं
तो उसको आप खारिज इसका कर दें, चुनाव पर असर पड़ेगा बहुत। इसका असर पड़ेगा। ये मुझे लगता है इसमें। प्रशांत जी पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशांत जी की बज बढ़ रही है, लगातार हो रहा है, लेकिन अभी उन्हें तय करना है कि वो किसका ऑल्टरनेट बनना चाहते हैं। अभी शायद उन्होंने तय नहीं किया है। अच्छा, क्योंकि वो तो किसी के खिलाफ तो नहीं लड़ रहे, वो तेजस्वी के खिलाफ भी बोल रहे हैं और कभी कभी याद आता है तो बीजेपी के खिलाफ भी बोलते हैं। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। ये तो अभी चुनाव के नतीजों पे पता चलेगा ना आपको कि किसकी मदद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो एक स्टैंड के तौर पे कि भाई, क्योंकि मैंने पहला चुनाव में किसी व्यक्ति को देखा कि जो सरकार के खिलाफ नहीं लड़ाई लड़ रहा हो ऑल्टरनेट के तौर पे। और कैसे लड़ा जाता है सरकार के खिलाफ? ऑल्टरनेट तो सरकार के खिलाफ होता है ना। नहीं, वो तो सारे आप भाषण देखिए तेजस्वी जी के खिलाफ होता है उनका भाषण। मुझे कोई आपत्ति नहीं, वो जिसके खिलाफ लड़े, तेजस्वी के खिलाफ लड़े या ओवैसी के खिलाफ लड़े, नीतीश जी के खिलाफ लड़े, लेकिन क्या वो तेजस्वी के ऑल्टरनेट बनना चाहते हैं या नीतीश कुमार के ऑल्टरनेट बनना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, ये बताइए ये मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा बिहार के चुनाव में, कानून व्यवस्था का सवाल। अब इस पर बहुत जबरदस्त सियासत हो रही है। पटना में पारस हॉस्पिटल में जो मर्डर हुआ कल, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को और तेजी से हवा मिली है। अब एक बड़ी जानकारी इससे जुड़ी हुई आ रही है, जिसमें ये बताया गया कि इस मामले का आरोपी तौसीफ ये पशुपति पारस की पार्टी से जुड़ा हुआ है। पशुपति पारस कौन? चिराग पासवान के चाचा, जो अलग हो गए और अब शायद महागठबंधन में चले गए। हाँ, गठबंधन में चले गए महागठबंधन में। तो ये उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ था। इसके पोस्टर आए हैं सामने, जिसमें पशुपति पारस की तस्वीर है, रामविलास पासवान की तस्वीर लगी हुई है और उसमें नीचे इसका फोटो लगा हुआ है और इसने खुद को बताया है समाज सेवी। और ये समाज सेवी पिस्तौल जेब में डाल करके गया था कल अस्पताल में और मर्डर करके वहां से ये बाहर निकला है। तो अब ये पोस्टर भी लहराया जाएगा और बताया जाएगा कि भाई ये तो इनके साथ जुड़ा हुआ था। चंदन मिश्रा हत्याकांड, यही कल वाला, इसमें कुछ और खुलासे हुए हैं। पटना के पारस हॉस्पिटल में हत्या की वारदात को लेकर बड़ी बताया जा रहा है कि तौसीफ बादशाह ने पूरी वारदात का वीडियो भी बनाया कि वही आदमी है जो सबसे आखिर में निकलता हुआ, बड़े आराम से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। और अब 27 घंटे हो चुके हैं इस वारदात को, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि 6 में से 4 शूटर्स की पहचान हो चुकी है। तौसीफ बादशाह फुलवारी शरीफ का रहने वाला है और बाकी 3 शूटर्स, इनके नाम है मन्नू, सूरजभान और बलवंत सिंह, ये बक्सर के रहने वाले हैं। अब इसमें एक और वीडियो भी आ गया जिसमें ये शूटर ये हत्या करने के बाद बाकायदा हथियार लहराते हुए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चंदन हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन भी आ गई, जिससे ये पता चलता है कि 12 मिनट में ये पूरी वारदात जो है उसको अंजाम दिया गया था। आप पहले देखिए, सड़क पर तौसीफ और उसके साथ एक शख्स खड़ा है। सुबह के 7:13 और 47 सेकंड का वक्त है। 10 सेकंड बाद 4 और शूटर्स सड़क की दूसरी तरफ से आते हुए दिखाई देते हैं। बाकी चारों शूटर आ जाते हैं। छठा शूटर इशारा करके वहां से चला जाता है। फिर सुबह 7:14 पर तौसीफ 4 शूटर्स को पूरी प्लानिंग बताता है। अब तौसीफ के साथ बाकी चारों शूटर्स बारी बारी से अस्पताल के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। वहां जाकर ये गोलियां चलाते हैं, चंदन की हत्या करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं। क्योंकि बाकी 4 शूटर्स वारदात के बाद तेजी से कमरे से बाहर निकले, लेकिन तौसीफ बड़े आराम से 10 सेकंड के बाद बाहर आया था। अब सुबह 7:25 पर छठा शूटर जो अस्पताल के बाहर बाइक लेकर खड़ा था, उस पर 2 और ये हत्यारे बैठे हुए दिखते हैं और इसमें से एक व्यक्ति के हाथ में ही पिस्तौल है। और इसके कुछ सेकंड के बाद तौसीफ भी एक दूसरी बाइक से भागता हुआ दिखाई देता है। इतना तो दिख रहा है ये किसी हड़बड़ी में नहीं थे और ये किसी डर में भी नहीं थे। अब इस पर बयान आया लल्लन सिंह का। अब वो जेडीयू के अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री हैं, बड़े नेता हैं। वो भी वही बात कह रहे हैं जो इस वक्त आपको बीजेपी और जेडीयू का कोई भी नेता बोलता हुआ दिखाई देगा कि ये सारी घटनाएं जो हैं आपसी रंजिश में हो रही हैं या आपसी किसी विवाद में हो रही हैं। ये संगठित अपराध से या संरक्षण प्राप्त अपराध, इसको आप नहीं कह सकते हैं। बैल साहब, कोई अंतर करेंगे इसमें आप? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप, जैसे बातचीत चल रही थी कि एवरेज क्या है मर्डर्स का, तो 232 मर्डर हर महीने का एवरेज है। और ये बातचीत चल रही थी कि मॉनसून के वेदर के पीरियड में ज्यादा हत्याएं होती हैं। एडीजी बोले हाँ, लेकिन वो बात भी सही नहीं है, क्योंकि जून में सबसे ज्यादा हत्याएं होती हैं, जुलाई में नहीं होती, जुलाई में कम हो जाती हैं। उसका फिगर 279 से 249 या ऐसा कुछ आ जाता है। और तीसरी बात जो ये हो रही थी कि ये पर्सनल रंजिश है। ये तो कल हमने आपके ऑफिस, आपके स्टूडियो में भी डिस्कस किया था कि पर्सनल रंजिश तो एक कारण होता ही है, लेकिन पर्सनल रंजिश के साथ हमने
कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी से भी इनको सपोर्ट मिलता है, तो वो आज प्रूव हो गया। और तीसरी चीज आती है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि चाहे पर्सनल रंजिश से हो, चाहे लूटपाट से हो, चाहे फिरौती से हो, चाहे पॉलिटिकल रीजन हो, हत्याएं बढ़ने का मतलब है, और हर दिन 4 हत्याएं बढ़ रही हैं। ये नहीं कि 1-2 बढ़ रही हैं, हर दिन 4 हत्याएं बढ़ रही हैं, जिसका ये 60 के करीब हत्याएं हो चुकी हैं पिछले 14 दिन के अंदर। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोई खौफ नहीं है इन हत्यारों पे, इन क्रिमिनल्स पे पुलिस का। दूसरा, क्योंकि ये बिना किसी मास्क के आते हैं, ओपनली आके, और बाद में राइफल को भी, गन को भी ऊपर दिखाते हुए जाते हैं, ये दर्शा रहा है कि वो खौफ क्रिएट करना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर। क्योंकि बदमाशों और जो गैंग्स होते हैं उनका खौफ इसी वजह से होता है कि पुलिस भी इनका कुछ नहीं कर सकती, कोई इनका कुछ नहीं कर सकता, ये आके। अब जो आखिरी बात आती है कि क्या इनके बारे में पता था? इन सभी के बारे में पता था, यहां तक कि जिस आदमी को मारा गया, जो अटेंडेंट के पैर में गोली लगी, या जो अंदर जाके बाथरूम में छुप गया था। अच्छा, बड़ी बात हो रही थी कि भाई आप योगी आदित्यनाथ का मॉडल क्यों नहीं अपनाते। कई राज्यों में ये बात कहते हैं, सत्ता पक्ष अगर बीजेपी की सरकार है तो मुझके लोग बोलते हैं कई बार कि भाई योगी जी जैसा आप काम कीजिए, अपराधियों पे डर वैसे ही। तो अब योगी सरकार में क्या हुआ है, ताजा प्रकरण क्या, मैं आपको वो बता देता हूं। फर्रुखाबाद में एक बच्ची के साथ रेप की घटना हुई और उसके बाद में फिर उसकी हत्या कर दी गई, और पुलिस ने आज सुबह सुबह उसे, जो व्यक्ति था आरोपी, उसे मुठभेड़ में मार डाला। इसका नाम मनु था। इस अपराधी ने एक नाबालिग बच्ची का अपहरण किया, उसके साथ बलात्कार किया, फिर उस बच्ची की हत्या कर दी, और उसके बाद से ये फरार चल रहा था। और इस बच्ची को उसने कहां से उठाया? अपनी ही एक रिश्तेदार, अपनी बुआ के घर में आई हुई लड़की, छोटी सी बच्ची गांव की, उसको उठाया और अपने साथ उठा करके ले गया। ये आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसके ऊपर पहले भी अपहरण और हत्या के मुकदमे चल रहे थे। 50,000 रुपए का इनाम इसके ऊपर घोषित किया गया था। तो इसका तो फुल एनकाउंटर हो गया। कानपुर में पुलिस ने छेड़खानी करने के आरोप में एक व्यक्ति को पकड़ने की प्रयास किया, वहां भी गोली चली और उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी, जिसे यूपी की पुलिस हाफ एनकाउंटर कहती है। एक छात्रा से छेड़खानी का मामला था और इस बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ये पुलिस को एक सूचना मिली थी कि ये व्यक्ति जो है इस फलाने इलाके में है, और वहाँ घेराबंदी की गई और फिर वहाँ फायरिंग हुई और उसमें इसको पैर में इसको गोली लगी। अब ये देखिए, उसको ये कंधों पर टांग करके लाते हुए पुलिस वाले इस आरोपी को। किसी को अच्छा नहीं लगता ये बात करते हुए कि यहाँ एनकाउंटर हो गया, यहाँ कोई मारा गया, चाहे अपराधी क्यों ना हो, लेकिन क्या ये जरूरत है? और कभी कभी इसी से अपराधियों के मन में डर पैदा किया जा सकता है। त्रिपाठी जी। नहीं, बिल्कुल, मुझे तो अच्छा लगता है ऐसा अपराधी अगर मर जाए तो। ये सुनने में किसी को बुरा लगे, किसी को ना अच्छा लगे, हम पुलिस राज के ये ट्रिगर हैप्पी पुलिस के खिलाफ हैं। लेकिन ऐसे लोग जो तमंचा लहराते हुए अस्पताल में घूम रहे हैं, ऐसे लोग जो किसी बच्ची से दुष्कर्म कर देते हैं, ऐसे लोग जो किसी को भी मार कर और कहते हैं ठीक है क्या होगा, हमें पकड़ के ले जाएंगे, हमारा वकील पहले से खड़ा हुआ है, वो निजी मुचल के छुड़वा लेगा, नहीं तो जज साहब थोड़ा समय लेंगे, छोड़ देंगे। कई बार ये लगता है कि क्या ये होना चाहिए क्या एक सभ्य समाज में, स्वस्थ समाज में। लेकिन जितना समाज असभ्य होता जा रहा है उसमें ऐसे लोगों का इलाज तो जरूरी है। और ऐसे लोग जेल से भी चलाते हैं, जेल में चले गए उसके बाद वहां से चला रहे हैं, नया पैदा कर रहे हैं। एक ऐसा अपराधी मरता है तो अगले 10 अपराधी पैदा होने की गुंजाइश खत्म होती है। सैद्धांतिक तौर पर मैं भी ये कहता हूं कि किसी भी स्थिति में किसी का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, लेकिन जो अपराधी अस्पताल में, जो अपराधी पुलिस के सामने, जो अपराधी सड़क पर लहराते हुए पिस्तौल जा रहा है, उसकी गोली से कोई पुलिस वाला नहीं मरेगा, इसकी कौन गारंटी ले सकता है? और मुझे लगता है कि ये सचमुच सोचना चाहिए कि क्या ऐसे जो बहुत खतरनाक किस्म के अपराधी होते हैं, जो यही काम धंधा बना लेते हैं, क्या उनको इस तरह से छोड़ दिया जाना चाहिए? और अगर छोड़ा जाए तो क्या कोई टाइम लिमिट पे किसी अपराधी को बंद कर पाते हैं? ये सवाल पूछा मैंने कि भाई एनकाउंटर तो बिहार पुलिस ने भी किया था अभी गोपाल खेमका के केस में, वहां भी अपराधी मारा गया था, वहां तो डर पैदा नहीं हुआ। नहीं, डर क्यों नहीं पैदा हुआ? क्योंकि जब आप एक घटना हुई है, लेकिन ये पॉलिसी के तौर पर नहीं है ना। योगी के राज में आप इस तरह के गुंडे बने घूमे तो संभव नहीं है। टांग टूटेगी, हाफ एनकाउंटर होगा, मरेंगे, मारे जाएंगे, खुद अपने गले में तख्ती लटका कहेंगे भैया आत्मसमर्पण करा लो, जेल में हम सुरक्षित हैं। बिहार में कहां से होगा? बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के गृह मंत्री को अपने हालात की चिंता नहीं है भाई। नीतीश जी को कुछ नहीं पता है।
मतलब ये कहते हुए मुझे जरा सा भी संकोच नहीं हो रहा है कि बिहार सचमुच भगवान भरोसे चल रहा है। पता नहीं, टेस्ला की कार आई है तो ऑटो पायलट मोड यहां डिसेबल है, पता है कि नहीं आपको? जी, यहां ऑटो पायलट नहीं चलता है, लेकिन अगर वो बिहार में आए तो बिहार तो पहले से ऑटो पायलट है, वहां बढ़िया चल सकती है। अच्छा, मैं योगी जी के कुछ बयान है आपको, कुछ अभी की कुछ उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो सुना रहा हूँ। वो इस वक्त वाराणसी में हैं और वाराणसी में उन्होंने कुछ बातें कही। उन्होंने कांवड़ यात्रा पर भी बात की है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे कुछ लोग समाज में जातीय संघर्ष कराने के लिए पहचान छुपाकर सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी बातें करते हैं ताकि समाज के अंदर तनाव हो। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए। फिर उन्होंने मुहर्रम पर ताजिए को लेकर के उन्होंने कहा हमारी सरकार ने कुछ नियम बनाए थे, किसी ने नहीं माना तो बिजली की तार से छू गए, 3 लोगों की मौत हो गई। लेकिन फिर मैंने ये कहा कि इन लोगों के साथ रियायत मत बरतो क्योंकि इन्होंने ही कानून नहीं माना है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। कांवड़ यात्रा पर उनका, क्योंकि आपने भी देखा कई जगहों पर ये वीडियोस हमारे यहाँ भी चले कि कांवड़ियों ने कहीं मारपीट कर दी, कहीं गाड़ी तोड़ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 300-400 किलोमीटर चल के जो आदमी आ रहा है उसका मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। दोनों बातें सुनिए। आगजनी करने वाला एक व्यक्ति, वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला, आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, इस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। ये चीजें दिखाती है कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं और उन तत्वों को, छुपे हुए उन दुश्मनों को जो समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें चिन्हित करके समय रहते हुए उनका वॉकआउट कर सकें तो समाज की एकता में बाधक ऐसे तत्वों को भी बेनकाब किया जा सकता है। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। एक बड़ी खबर, राजस्थान के राजसमंद में सैलाब में स्कूल के बच्चे फंसे हुए हैं। उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। तालाब का बांध टूटने से पानी में स्कूल वैन फंस गई है और इस वक्त बीच तालाब में छात्रों की स्कूल की वैन जो है वो अटकी हुई है और वैन में करीब 10 बच्चे भी हैं। पानी का जरा वेग देखिए आप, और वो देखिए वैन आपको दिखाई दे रही है, इसमें 10 बच्चे हैं इस वैन के अंदर। चुनौती है कि कैसे इन बच्चों तक पहुंचा जाए, कैसे इन बच्चों को वहां से बाहर निकाला जाए। जबरदस्त सैलाब की तरीके से पानी बहता हुआ आ रहा है। बस बचाव के लिए बीच बीच में कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मनीष भट्टाचार्य जुड़ गए। मनीष, तस्वीरें तो बहुत डरावने वाली हैं और वैन भी पानी में डूबी दिख रही है। 10 बच्चे बताए जा रहे हैं वैन के अंदर। इस वक्त क्या हालत है वहाँ? देखिए, बिल्कुल ये कुंभलगढ़ क्षेत्र है जहाँ पर बारिश हुआ है। होटल लेक एलपी के पास तालाब है और ये पानी का तेज बहाव है। 8 से 10 बच्चे स्कूल के बस में मौजूद हैं, उनको बचाने का, रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो मेरे पास खबर आ रही है, कानूजा गाँव है, कानूजा गांव का है और ये लगातार यहाँ कुंभलगढ़ में जो है नाले बहुत तेज उफान भरे, क्योंकि देर रात से भारी बारिश हो रही थी पूरे कुंभलगढ़ बांसवाड़ा और ये आदिवासी ट्राइबल बेल्ट है पहाड़ की तरफ। और ये जो बस है अचानक वहाँ से गुजर रही थी और जब जो उफान पड़ता बहुत तेज पानी आ गया, उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं उफान पड़ता बहुत तेज पानी आ गया और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं किस तरीके से बस फंस गई है। उनको, बच्चों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि मौके पर प्रशासन अभी पहुंच रहा है, क्योंकि रास्ता कट गया है। जो रास्ता पहुंचने वाला है वहां पर अभी पहुंचने के प्रयास लोग कर रहे हैं फिलहाल। तो अभी कोई बच्चों के बारे में कोई अपडेट है? कुछ किसी से आपकी बात हो पाई? मनीष, इन बच्चों के बारे में कोई अपडेट है फिलहाल? जी सौरभ,
देखिए, अभी 5 लोग थे जो मेरे पास खबर आ रही है कि सभी को बाहर निकाल लिया गया है। जो उस बस में सभी 5 लोग थे और ये कणुजा गांव है कुंभलगढ़ के पास का मामला है। ये कणुजा गांव लेक पैलेस के पास वहाँ पर, और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जिसके बाद जो नदी नाले उफान पर चल रहे थे कुंभलगढ़ इलाके में, वहाँ पर ये बस जा रही थी स्कूल की। उस स्कूल के बस में बच्चे फंसे थे शुरुआत में, और जब अचानक से पानी बहुत ज़्यादा आ गया तो बस ड्राइवर बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाया और बस वहीं पर छोड़ दिया। आनन फानन में जो गाँव के जो लोग थे वहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं, प्रशासन को भी बुलाया गया है, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है उसमें 5 लोग सवार थे, 5 के 5 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, बच्चों समेत। ये तो अच्छी बात है, लेकिन वाकई उस वक्त क्या हालत रही होगी जब अचानक पानी आया होगा, क्योंकि इस तस्वीर में तो ये वैन पूरी तरीके से आधी तो डूबी दिखाई दे ही रही है। बच्चे कितना डर गए होंगे उस वक्त और किस तरीके से इनको बचाया गया होगा, उसकी भी तस्वीरें ज़रूर होंगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आप फिलहाल देखें, जब ये वैन फंसी पानी में तो क्या हालत थी वहाँ पर। एक बार फिर मनीष ये बताइए, इतना पानी अचानक आया कैसे? नाले का बहाव है, पहाड़ी इलाका है ना राजस्थान का। देखिए, ये कुंभलगढ़ क्षेत्र है और चूंकि कुंभलगढ़ का जो इलाका है वो पहाड़ के ऊपर बना हुआ, ये पूरा इलाका कणोता जो गांव है, और ज़बरदस्त इस इलाके में मानसून एक्टिव है। बांसवाड़ा, उदयपुर, कुंभलगढ़ ये जो इलाके हैं, और यहाँ पर मौसम विभाग ने चित्तौड़गढ़ से लेके इस रीजन में रेड अलर्ट भी दे के रखा हुआ है कि अति से अधिक अति बारिश होगी यहाँ पर, और 3-4 दिनों से लगातार यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और ये जो गाँव का जो इलाका है, जिस जगह पर ये बस आपको फंसी हुई दिखाई दे रही है, इसके पास नाला जाता है और ऊपर से पहाड़ों से बहुत तेज जो पानी बह के आ रहा है। बस ड्राइवर जो चालक है वो इस चीज़ को समझ नहीं पाया कि पानी का बहाव बहुत तेज है या नहीं, और उस वहाँ से निकालने की कोशिश की और पानी का बहाव और भी बहुत ज़्यादा तेज आ गया, इसीलिए वो बस वहाँ पर फंस गई। हालांकि कुछ लोग लगातार देख रहे थे कि ये बस वहाँ से निकल रही है, मोबाइल पे वीडियो भी कैद किया है, और जब देखा कि उसमें बच्चे सवार थे तो कुछ लोग वहाँ पर पहुँचने की कोशिश की, और जो अभी हमारे पास सूचना आ रही, बच्चों को निकाल लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो पूरा वो इलाका है वो शुरुआत में जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, पहाड़ों से जो पानी आता है तो एकदम टापू की तरह बन जाता है, क्योंकि पानी का वेग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऊपर पहाड़ों से निकलता है। और बस ड्राइवर की कहीं ना कहीं गलती हम मान सकते हैं कि बच्चों की जो जिंदगी है वो खतरे में डाल दी है। लेकिन राहत की बात है कि सारे बच्चे बचा लिए गए, सुरक्षित हैं। बहुत शुक्रिया मनीष आपका। हम बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ की। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया। फेक अकाउंट के जरिए जातीय संघर्ष की साजिश, जातीय संघर्ष के जरिए समाज में विघटन पैदा करने की कोशिश। उन्होंने कहा भगवा गमछा लगाकर लोग उत्पात करने का प्रयास करते हैं। उसका उन्होंने उदाहरण भी दिया कि एक व्यक्ति जो है बता रहा था खुद को कुछ और बात करते करते मुंह से निकल गया अल्लाह, तो मतलब मुसलमान था, बना हुआ था कुछ और पहचान कुछ बना करके सोशल मीडिया पर अकाउंट खोला हुआ था। फिर उन्होंने कावड़ियों की बात, इससे पहले ताजिए की बात उन्होंने की। ताजिए की हमने इस बार मुहर्रम में ये नियम बनाया था कि ऊंचाई जो है उसकी एक लिमिट होगी, लेकिन आपने देखा एक जगह पर उससे एक लंबा बहुत ऊंचा ताजिया बना दिया गया, वो ऊपर बिजली की तार से छू गया। उस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, तो हमने बड़ी सख्त कार्रवाई उस पर भी की। फिर उन्होंने कावड़ियों की बात की। उन्होंने कहा कि आज ये फैशन हो गया है कि कावड़ियों को उत्पाती बोलो, उपद्रवी बोलो, आतंकवादी बोलो। ये कावड़िए जो 300-400 किलोमीटर चल करके आते हैं, तपस्या करते हैं, इनका मीडिया ट्रायल किया जाता है, ये गलत है। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है। वीर जी बताइए, कावड़ियों को लेकर तस्वीरें आती हैं जब वो उनकी नाराजगी फूटती है, कभी पुलिस के ऊपर भी, कभी आम लोगों के ऊपर भी, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं इनका मीडिया ट्रायल किया जाता है। नहीं, वो जनरलाइज करने की बात कर रहे हैं। आतंकी हैं कि आतंकी तो नहीं कहता कोई, आतंकी की उत्पाती तो हैं ही। और जो लोग तोड़ रहे हैं, सड़क पर तोड़ रहे हैं, वो चश्मे की दुकान को हमने तोड़ते हुए देखा, बाइक को तोड़ते हुए देखा, पुलिस वालों को पीटते हुए देखा, तो जाहिर तौर पर वो उत्पाती हैं और सरकार को उस पर भी देखना चाहिए। लेकिन जनरलाइज करने की बात मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं कि आप सभी
सभी कांवड़ियों को ऐसा ना बोलें। आतंकी, और आतंकी तो नहीं है, आतंकी का एक अलग मतलब होता है। अभी हम उस दिन देख रहे थे किसी घटना पे किसी ने कहा था कि वो पहलगाम जैसे ही धर्म पहचान कर रहे हैं, तो वो एक एक्सट्रीम एग्जरेशन है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा कि हमने कहा था ताजियों की ऊंचाई का, और वो ठीक किया कि एक्शन लिया गया जब सरकार ने कुछ कहा है, तो ऐसा ही एक्शन जो उत्पाती हैं कम से कम उनके खिलाफ भी पुलिस ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपको लग रहा है कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं? मैं कह रहा हूँ कि उत्पाती यदि कोई भी है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना ही चाहिए सरकार को। और सरकार में मुख्यमंत्री जी यदि ये कहते हैं कि नहीं उनके खिलाफ नहीं होगा, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं होगा, लेकिन उनको यदि इस तरह से कह रहे हैं कि हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया और यहाँ वो उत्पाती नहीं है, तो ये एक मैसेज मैं पूछता हूँ, क्या ताजिए की लंबाई पर नियम तोड़ने वालों पर सख्ती, लेकिन कावड़िए अगर कहीं कुछ उड़दंग करें तो उस पर सॉफ्ट रवैया है इस सरकार का? देखिए, ताजिए की और कावड़ियों की तुलना नहीं हो सकती। देखिए, राजस्थान सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 फीट के कहा था कि भाई 20 फीट के ऊपर आप मत बनाइएगा, लेकिन कहीं पर भी 20 फीट का कानून माना नहीं गया। 20 फीट से 40 फीट 35 फीट लेके गए। और फिर योगी आदित्यनाथ ने जिस बात का जिक्र किया कि भाई हाई पावर तार से कनेक्शन हो गया और उसमें 3 लोगों के मर गए, और ये उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, ये राजस्थान में भी इस तरीके से लोग मारे गए, मध्य प्रदेश में भी हुआ। लेकिन उनको कहा कि सरकार ने 20 फीट कहा है तो हमें ऊपर लेके जाना है। कावड़ियों की बात जहां तक है कि भाई इतनी बड़ी यात्रा वो कर आते हैं, वो थके होते हैं, नींद नहीं होती है उनके, इतना संघर्ष के बाद वो लेके आ रहे हैं, और कोई टकरा जाता है, उनकी पवित्रता का नष्ट होती है। अगर किसी ने मारपीट कर दी, अगर वहां पर अपना गुस्से का इजहार किया, तो जिस तरीके से सोशल मीडिया के अंदर एक प्रकार से उनको पूरा उत्पादी बताया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि यह सामाजिक तत्व है, ये बताया जा रहा है कि सारे कावड़ी इस तरह के होते हैं। और मैं देख रहा हूं पिछले 3-4 दिन से इस तरह का चल रहा है, ये बहुत गलत है। कुछ कावड़ियों ने जरूर इस तरह से किया होगा, लेकिन उसको जिस तरीके से पूरी तरीके से पेश किया जा रहा है, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ वही बताना चाह रहे थे कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। और सोशल मीडिया में लगातार एक मुहिम चल रही है कि कावड़ियों के खिलाफ बताने की भाई ये इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये कोई दूसरे घुसपैठी है, ये उत्पाद करने के लिए निकलते हैं, इन्होंने पूरा ट्रैफिक को जाम किया। मुझे लग रहा है ये गलत है। जो 200-300 किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं, 150 किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं, पैर सूज जाते हैं उनके, मतलब छाले पड़ जाते हैं, इतनी तपस्या से वो निकल रहे हैं, और 28 दिन की उनकी यात्रा है। उस समय उनको इस तरीके से, मुझे लगता है उनके बारे में कुछ घटनाओं की वजह से पूरे सारे कावड़ियों बिल्कुल पूरे सोशल मीडिया पे भरमार है इसके, सोशल मीडिया पे भरमार है इसकी। कर रहे हैं उनको तो उत्पाती कह सकते हैं ना। हाँ, कुछ लोगों ने किया है, लेकिन उसके आधार पे पूरा सोशल मीडिया अगर इस तरह का माहौल बना दे कि कावड़ियों को लेकर मतलब आप पूरा निगेटिव लेकर करने चले। की बात मुख्यमंत्री जी भी वही बात। देखिए, ये जो है ना, जो विजय जी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं क्या उनको नहीं करेंगे? अरे भाई, भाजपा की ही सरकार उत्तराखंड में है, भाजपा की ही उत्तर प्रदेश में है, उन सब के खिलाफ मामले दर्ज हुए, उनको पुलिस पकड़ के ले गई जो ये सब करते हैं। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, जिसको भी ये भ्रम हो कि कांवड़ यात्रा कैसे होती है, किसी भी कांवड़ यात्रा के मार्ग पर सिर्फ आधे घंटे आप कुछ मत करिए, उस रास्ते पर जाकर बैठ जाइए। वो जिस मटके में, कलश में जिसमें वो जल रखते हैं, उसके नीचे भी वो स्टैंड लगा के रखते हैं कि वो जमीन में छुए नहीं। जब वो कंधे से उतारते हैं, और मैं चैलेंज करता हूं, ये कहा जाता है लेकिन जितने लोग डिबेट में बात करते हैं कुछ भी, हम लोग 10 सेकंड उस कांवड़ को नहीं उठा सकते हैं, 10 सेकंड। और वही वो आस्थावान है। अभी एक बात कही विजय जी ने, हम लोग जब बात कर रहे थे तो बड़ी अच्छी बात थी, उसका मैं जिक्र कर दूं कि जब हम लोग उस कहां की घटना थी अभी, जहां गाड़ी फंसी हुई थी राजस्थान में, राजसमंद में, तो विजय जी ने कहा कि गांव था, गांव के लोग थे इसीलिए बच गए वो, ये शहर वाले होते तो नहीं बचते। ये जो कांवड़ लेकर जाने वाले लोग हैं, ये समाज की वो मजबूत बुनियाद हैं, वो किसी से कुछ नहीं करते। और ये बिल्कुल गलत है कि वो लड़ते चलते हैं या उनकी वजह से जाम होता है। आप जाइए देखिए, वो किनारे से निकल रहे हैं, एकदम किनारे वो अपनी कांवड़ रखते हैं, वहीं पे सुस्ताए, थोड़ी देर आराम किए, जो कुछ करना किए। हमने ये भी देखा कि गाड़ी वाले चलते हुए कई बार उनको लगता है कांवड़ यात्री कोई जा रहा है तो उसको पानी पिलाते हैं कि चलो इसको हम सेवा किए, हमको ही थोड़ा सा भगवान शिव की सेवा का अवसर मिल गया। ऐसे में जब कोई ये करता है, और एक और खतरनाक प्रवृत्ति चल रही है, कुछ लोग, मतलब ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का नैरेटिव है कि देवघर वाला तो बड़े शांति से लोग निकल जाते हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले बड़े बदमाश हैं। ये भी सब बहुत गलत है। हाँ, ये कांवड़िया कोई भी गड़बड़ नहीं है, कांवड़िया भगवान भोले का भक्त है। कुछ लोग हो सकते हैं कि जो उन्माद में आ जाएं, कभी कहीं कोई उत्पात करते हैं तो उनके खिलाफ भी कानून काम कर रहा है, लेकिन बहुतायत लगभग 100% कांवड़िए सिर्फ और सिर्फ आस्था में। मैं ये बता दूं, जो आप बात कह रहे हैं, किसी ने पोस्ट किया था कल ये एक्स पर कि हजारों कांवड़िए, लाखों कांवड़िए बिहार में भी आते हैं, देवघर जाते हैं, वहां से वहां जल चढ़ाते हैं, लेकिन बिहार से कभी ऐसी कोई तस्वीर आपने नहीं देखी होगी कि कोई कांवड़िया कहीं पर लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है। ये यूपी में होता है सबसे ज्यादा। एनीवे, अब आज की एक और बड़ी खबर है, इसकी बात हम कर दें।
ईडी की चार्जशीट दायर होने के बाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अब एक स्टेटमेंट पहले जारी किया गया उनकी तरफ से, जिसमें कहा गया है कि चूंकि कोर्ट ने अभी चार्जशीट पर कॉग्निजेंस नहीं लिया है, इसका संज्ञान नहीं लिया है, इसलिए ईडी के आरोपों को अभी तक एग्जामिन करने का हमें मौका नहीं मिला है। इस बयान में कहा गया है कि वाड्रा कानूनी कार्रवाई में पूरा सहयोग करेंगे और उन्हें भरोसा है कि सच्चाई सामने आएगी। रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि ईडी की चार्जशीट वाड्रा के खिलाफ राजनीतिक साजिश का एक्सटेंशन है, लेकिन अदालत में उनके ऊपर लगे सारे आरोप गलत साबित हो जाएंगे। इनके ऊपर हरियाणा में उसमें जमीन लेना, उसको डीएलएफ को महंगे दाम में बेच देना, उसका म्यूटेशन गलत तरीके से कराना, वो सारा पूरा मामला चल रहा है। सीबीआई का केस था, फिर वो ईडी ने पहली बार इनके ऊपर चार्जशीट की है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट इस मामले में दाखिल की है, जिसमें पहली बार रॉबर्ट वाड्रा का ईडी की चार्जशीट में नाम आया है। लेकिन खबर यहां रॉबर्ट वाड्रा से ज्यादा बन गए हैं राहुल गांधी ने जो राहुल गांधी ने पहली बार अपने बहनोई का, अपने जीजा जी का बचाव किया है खुलकर। और राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये बात लिखी है और उन्होंने कहा है कि माय ब्रदर इन लॉ हैज बीन हाउंडेड बाय दिस गवर्नमेंट फॉर द लास्ट 10 years। मतलब मेरे बहनोई को पिछले 10 साल से ये सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई के नाम पर उन्हें परेशान कर रही है। और अब ये जो ताजा चार्जशीट है, ये उसी विच हंट का अगला कदम है। आई स्टैंड विद रॉबर्ट, राहुल गांधी ने लिखा, मैं रॉबर्ट के साथ हूं। प्रियंका और उनके बच्चे उनको ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है इस सरकार की वजह से। ये मैलिशियस है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, स्लैंडर है, हैरेसमेंट है। और फिर आगे उन्होंने लिखा कि मुझे मालूम है वो सब बहुत बहादुर हैं और सरकार उनके खिलाफ जो भी कर ले वो खड़े रहेंगे उसके खिलाफ, और अंत में सच सामने आएगा। तो रॉबर्ट वाड्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहली बार राहुल गांधी खुलकर रॉबर्ट वाड्रा का बचाव करते हुए दिखाई दिए। क्या बदल गया इस बीच में? आज इससे पहले तो राहुल गांधी ने कभी ये काम नहीं किया विजय जी। बिल्कुल पहली बार किया, इसीलिए मैंने इस बात का जिक्र किया कि पहली बार ये हो रहा है। और ये बात भी सच है, मतलब ये जो उन्होंने लिखा उसकी बात नहीं, लेकिन 10 साल से उनके खिलाफ कार्रवाई तो चल ही रही है और अलग अलग सरकारों में चली। राजस्थान की सरकार ने भी चलाई, हरियाणा की सरकार ने भी चलाई और केंद्र में भी लगातार उस पर चल रही है। मैं समझता हूँ कि इस मामले को जितना जल्दी हो उसको जहां तक पहुंचाना है कानून के रास्ते से वहां पहुंचाना चाहिए। कुछ एक्शन होता हुआ अब दिख रहा है। जैसे पहली बार एक्शन हुआ, जैसे इनकी प्रॉपर्टी जो है 43 प्रॉपर्टी सीज की गई है, इनकी 37 करोड़ की कीमत की। तो ये एक्शन में पहली बार हुआ है 10 साल में, पहली बार। मतलब कोई ऐसी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई पुख्ता कार्रवाई हुई है अभी तक, ये जो चाहे प्रॉपर्टी अटैच करने की बात हो या चार्जशीट। बैंक का बयान आया 2023 में कि पेपर बाढ़ में बह गए रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, जो जांच करने जब एसआईटी पहुंची थी गुड़गांव के बैंक, तो बैंक ने कहा था कि भाई पेपर बह गए हमारे। और ईडी बुलाती रहती है इनको अक्सर पूछताछ के लिए। अभी बुलाया था 2-1 रोज पहले, प्रियंका गांधी ईडी ऑफिस तक गई भी थी, उनके साथ गई थी। लेकिन अब उसमें पूरा परिवार एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे जीजा को परेशान कर रही है ये सरकार। देखिए बिल्कुल सही है। दो चीजें हैं इसके अंदर, ये कहना कि लैंड सस्ते में लेना, कमर्शियल बनाना उसको, और फिर उसको बहुत ही हाई कीमत में बेच देना, इसमें दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो आती है, जो बहुत ही अहम आती है, वो ये आती है कि क्या 10 साल लग जाते हैं हमारे को कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने में? क्या उसके बाद, और इसकी टाइमिंग, अब टाइमिंग देखिए, जब भी कोई मेजर इलेक्शन आने वाला होता है उस समय पे ये बढ़ जाती है, एक्सेलरेट हो जाती है सडनली इन्वेस्टिगेशन, और ये बातें और ये बातों को उछाला जाता है। तो मेरा इसमें यही कहना है कि अगर इतने सालों से इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की गई, और उसको क्यों नहीं एक्सेलरेट किया गया? आपने बिल्कुल ठीक कहा। अनगिनत बार हम ही लोग ये कहानी रिपीट कर चुके हैं, इससे जमीन खरीदी, इतने में खरीदी, उसको बेची। चुनाव के वक्त बिहार में अपराधी एक्टिव हो जाते हैं, ऐसे कहीं कहीं पर ईडी एक्टिव हो जाती होगी चुनाव के वक्त। त्रिपाठी जी, लेकिन राहुल गांधी ने अपने जीजा के साथ खड़े होने का और जीजा की तरह से उन्होंने ब्रदर इन लॉ का मतलब शब्द का इस्तेमाल भी पहली बार रॉबर्ट के लिए। इंग्लिश में तो ब्रदर इन लॉ नहीं, मतलब उसके सपोर्ट में आकर केवल कानूनी लड़ाई के तौर पर नहीं कहा है। ठीक कह रहे हैं, परिवार के तौर पर, सिर्फ नाम लेके नहीं कहा, माय ब्रदर इन लॉ। मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ। देखिए, हम सबको ध्यान में है कि जब ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की थी तो खड़गे जी काला कपड़ा पहन के निकले थे, बड़ी चर्चा हुई थी उस चित्र की। लेकिन हम सब के ध्यान में से उतर गया है कि जब पहली बार रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर कार्रवाई हुई थी तो बाकायदा जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया था। तो रॉबर्ट वाड्रा के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रही। राहुल गांधी अगर यहां आके कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, यह समझना जरूरी है।
इसका मतलब यह है कि कुछ तो चूड़ी ज्यादा टाइट हुई है। इसको समझिए दोनों का फर्क। अभी तक धरना प्रदर्शन था, अब साफ साफ कि हमारा बहनोई अब फंसाया जा रहा है। और देखिए, मैं भी इस पे थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आता है जो बहल साहब ने कहा, और मतलब उसको यूं समझे भाई, देखिए काम धंधा जो कर रहा है वो तो ये करेगा ही। सस्ते में जमीन ले लिया, महंगे में जमीन ले लिया, मुनाफा ज्यादा कमा लिया, वो सब तो खूब चलता है। कहां क्या गड़बड़ हुई है उसको हमारी एजेंसी 10 साल में नहीं पकड़ पा रही, ये बड़ा सवाल है। और इस पर इस सरकार को जवाब देना है। जो भी मामले न्यायालय तक जा रहे हैं, क्या उन मामलों में वो जिसको हम कहते हैं ना कि वहां तक पहुंचा दिया, लेकिन जज के सामने गए तो कहे फैक्ट ही नहीं है, एजेंसी ने कुछ रखा ही नहीं, एविडेंस ही नहीं रखा, या एविडेंस तब तक नहीं रखा जब तक उनको लगता है कि ठीक है इसको थोड़ा लेवल अप करना है या नहीं करना है। ये बड़ा मसला है और इस पर देश की जनता ध्यान रखे हुए। ऐसा मत समझिए कि वो नहीं ध्यान रखे। बीजेपी के समर्थक पूछते हैं क्या क्या हुआ, नहीं, वो ज्यादा पूछते हैं, वो बार बार पूछते हैं कि आप बार बार ये कहते हैं 2G जीजा जी और क्या क्या कहते थे, तो बताइए ना रॉबर्ट वाड्रा पे क्या कार्रवाई हुई। लेकिन हां, अगर राहुल गांधी अपने बहनोई के लिए इस तरह से खड़े, परिवार तो खड़ा होना चाहिए, परिवार में तो खड़ा ही होना चाहिए, अगर इस तरह से खड़े हो रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ चूड़ी टाइट तो हो गई, मतलब मुश्किल बढ़ रही है। रॉबर्ट बिल्कुल। वाड्रा की। ओके, अब ये जैसे मैंने आपको बताया, ये रॉबर्ट वाड्रा अजित पवार नहीं है ना। हाँ जी, रॉबर्ट वाड्रा अजित पवार नहीं है, पार्टी बदल नहीं सकते, इसलिए जांच हो रही है। अजित पवार बन जाते हैं, पॉलिटिक्स में आना है, लेकिन उनके उनका दर्द बेचारे का पार्टी नहीं ले रही है, वही नहीं ले रहे। एनीवे, अब ये दूसरा मामला है एक और। अभी आपने कहा चुनाव आता है तो ये कार्रवाइयां बढ़ जाती हैं, अब देखते हैं ये भी उससे जुड़ी है क्या। ईडी ने दूसरी कार्रवाई करते हुए, ये बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। ये शराब घोटाले का मामला है, जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के, और ये पहले 2100 करोड़ रुपए का घोटाला बताया गया था, बाद में इसको रिवाइज किया गया कि ये घोटाला और बड़ा है, अब ये 3200 करोड़ रुपए का घोटाला ईडी बता रही है। और इसमें भिलाई में ईडी ने छापे मारे थे, जहां पर भूपेश बघेल का घर है, और भूपेश बघेल भिलाई में ही थे उस वक्त, और कुछ घंटे वहां पर तलाशी ली गई है, और फिर चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी क्या बता दें आपको, आज चैतन्य बघेल का जन्मदिन है, आज चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन गिरफ्तार किया गया है। और उस वक्त हुई जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ विधानसभा जाना था। हालांकि ईडी की कार्रवाई के विरोध में विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने आज खूब हंगामा भी किया है, लेकिन यहां भी आरोप क्योंकि कई लगे हुए हैं उस सरकार के ऊपर, शराब घोटाले की बात की जाती है, और भी कई तरीके के आरोप उस वक्त लगे थे जब चुनाव था छत्तीसगढ़ में, और अब उनके बेटे को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। एक महादेव ऐप का आपको मामला याद होगा, उस वक्त ईडी ने ये भी कहा था कि 500 करोड़ रुपए की रिश्वत इन महादेव ऐप चलाने वालों ने दी है भूपेश बघेल को, ऐसा हमारे सामने मामला सामने आया है। लेकिन ये मामला जो है, ये शराब घोटाले का मामला, ये राजस्व चोरी का मामला है कि शराब पर फर्जी स्टिकर लगा करके, और वो स्टिकर बताया कि यूपी में कहीं से बनते थे, वहां से लाए गए और वो फर्जी स्टिकर लगाए गए, क्योंकि उसी से वो रेवेन्यू जो है वो पता लगता है कि भाई वो दर्ज होता है, वो ये एक बोतल बिकी शराब की तो वो स्कैन करते हैं उसको। तो ये मामला तो बड़ा था ये, लेकिन अब उनके बेटे की गिरफ्तारी इस मामले के अंदर हो चुकी है। बताइए विचंट जी। नहीं, देखिए ये आरोप तो लगेगा, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और ये मैं पहले भी कह चुका हूं, देखिए आमतौर पर ऐसी कार्रवाई होती है तो गड़बड़ नहीं है ऐसा मैं नहीं मानता हूं, ऐसा कतई नहीं होता है। ये नहीं होगा किसी ईमानदार आदमी को फंसा दिया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर किसी के ऊपर बेईमानी का आरोप है तो क्या आप साबित करने तक बढ़ रहे हैं। 2019 से 2022 के बीच का ये मामला है। भूपेश बघेल की सरकार थी और रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए इसमें हवाला का भी मामला है, मतलब सिर्फ इतना भर नहीं है, ये अलग अलग तरह से कहें तो कई तरह के मामले इसमें जुड़ते हैं। और सवाल लेकिन फिर वही उठता है कि क्या ये जो सारी कार्रवाई हो रही है इसमें पैटर्न जनता देख रही है। मैं हम लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूं, पब्लिक को अगर पैटर्न दिखने लगेगा तो ये अच्छा नहीं है। और जब आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो पब्लिक चाहेगी, जनता चाहेगी, लोकतंत्र में लोक सबसे बड़ा होता है, उसके सामने यह आए कि अगर इनके ऊपर बेईमानी का आरोप लगा तो कहां तक अंतिम परिणति तक पहुंचे, जिसको लॉजिकल कंक्लूजन कहते हैं, वो होता हुआ दिखे। लेकिन फिलहाल तो ये आरोप लगेगा, और शराब घोटाला तो हुआ था, इसमें तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं। अब चैतन्य भाई भी थे, मतलब भूपेश जी के, ये थोड़ा सा एक दरअसल एक होटेलियर, एक व्यवसायी, उनके यहां पर ठिकाने पर भी कार्रवाई हुई थी अभी इसी कड़ी में, भिलाई में भी उन पर हुई थी कार्रवाई। वो बताते हैं कि भूपेश बघेल के करीबी थे, फिर इनके घर पर भी गई पुलिस। अब वहां से क्या मिला, क्या रिकवर हुआ, ये नहीं मालूम है।
महाराष्ट्र की खबर आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में दो खबरें हैं और दोनों इंपॉर्टेंट हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के परिसर के अंदर कल मारपीट हुई थी, हमने आपको उसके तस्वीरें दिखाई थी। अब इस मारपीट के विरोध में आज एनसीपी शरद गुट ने, शरद पवार की एनसीपी ने मोर्चा खोल दिया। कल विधानसभा कैंपस के अंदर बीजेपी के विधायक गोपीचंद पडलकर और जितेंद्र आवाड के समर्थकों के बीच में मारपीट हुई थी, जिसके खिलाफ माहौल बहुत गर्म हो गया है। एनसीपी के विधायक रोहित पवार आज बैनर पोस्टर लेकर विधानसभा गए। बैनर पर लिखा था गुंडा राज। रोहित पवार बीजेपी के विधायक पडलकर को सदन से 1 साल के लिए सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं और महाराष्ट्र विधान भवन में मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन भी हो रहा है। दोनों विधायकों के एक समर्थक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इसमें फर्क यह है कि ये जो बीजेपी के विधायक हैं, इन्होंने तो माफी मांगी मीडिया के सामने आके कि जो कुछ हुआ वो बड़ा शर्मिंदा करने वाला है और मैं माफ़ी चाहता हूं जो कुछ हुआ उसके लिए। मेरे समर्थक उसमें अगर थे तो, हालांकि उन्होंने कहा कि हम बाद में पुलिस जो एक्शन ले रही है हम उस पर लीगल कार्रवाई करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जितेंद्र आवाड के समर्थकों के साथ जो मारपीट हुई, तो जब पुलिस जिसके साथ उनके साथी के साथ वो भी इसमें थे घटना में, उनको पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो वो जीप के आगे बैठ गए। जितेंद्र आवाड एनसीपी शरद गुट के जो हैं कि आप उल्टा ही काम कर रहे हैं भाई, हमारे आदमी के साथ मारपीट हुई और आप उसी को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो पहले तो इस केस को लेकर के ये था कि पुलिस एक्शन ले, बीजेपी विधायक के और उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस दोनों गुटों की ओर देख रही है और एक्शन ले रही है। इसको भी लेकर के इशू बनाने की कोशिश जो विपक्ष है वहां का वो कर रहा है। कुछ बयान है इस पर, आपको दिखाते हैं। हमारे कार्यकर्ता के ऊपर जो एफआईआर रात देर दर्ज हुई है, तो ये जो विधानसभा क्षेत्र है वो विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानीय और विधान परिषद के सभापति साहब इनके अंतर्गत आता है। तो वो जो डिसीजन लेंगे उसके ऊपर तो हम कोई बात नहीं कर सकते। वो आदरणीय कुर्सी पे बैठे हुए हैं जी, उन्होंने जो डिसीजन लिया है उसका हम सम्मान करते हैं। और जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है तो हम कोर्ट में जाएंगे। आज कोर्ट में हमारे वकील हे बिलकुल योग्य नाही। या ठिकाणी सभापती विधान परिषद यांच्या अंतर्गत परिसर येतो, त्यामुळे माननीय अध्यक्षांनी आणि सभापती आणि या संदर्भात जी काही कडक कारवाई आहे ती कडक कारवाई माननीय अध्यक्षांनी करावी अशा प्रकारची विनंती मी त्यांच्याकडे केलेली आहे। मला असं वाटतं की अशा प्रकारे एक तर या ठिकाणी व्यक्तिगत काही असेल तो त्यांचा मुद्दा आहे, पण हे विधान भवन आहे, विधान भवनाच्या प्रांगणामध्ये एवढा कडेकोट बंदोबस्त आहे असताना देखील हे पास घेऊन आले होते का आणि पास दिले गेले असतील तर ते कोणाच्या मार्फत पास दिले गेले हे त्याच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे। पण ते समर्थक आहेत का गुंड आहेत? आणि ही जर का परिस्थिती या राज्याची आली असेल तर मग विधान भवनाला अर्थ काय? ज्यांनी त्यांना पास दिले त्यांच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे, मग तो कोणी असेल ज्यांनी त्यांना पास दिले त्यांचं नाव आलं पाहिजे समोर, कारण हा अधिकार शेवटी अध्यक्षांचा असतो। अध्यक्षांची पण दिशाभूल केली गेली का हा पण विषय आहे। मात्र अशी मारामारी आणि आमदारांना धक्काबुक्की, ही गुंडागर्दी आता विधान भवनापर्यंत पोहोचली असेल तर मग हे फार अवघड आहे। ताबडतोबीने गृहमंत्र्यांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी सगळे विषय सोडून या गुंडांवरती आणि त्या गुंडांच्या पोशिंद्यांवरती कडक कारवाई केलीच पाहिजे, तर आणि तरच तुम्ही या राज्याचे पालक मुख्यमंत्री म्हणून जनतेला तोंड दाखवायच्या पात्रतेचे आहात असंच मी म्हणेन। अरे देखिए, ये जो मामला है ये एक तो महाराष्ट्र से आजकल सारी खबरें मारपीट की क्यों आती हैं पता नहीं। कभी भाषा के नाम कल पर, तो हम सोच रहे थे अच्छी खबर थी वो जब देवेंद्र फडणवीस जी और वहां सर उसमें भी अपडेट है, जब मुलाकात हुई थी। इसमें तो बड़ा ही स्ट्रेंज मामला है। ये शुरुआत कैसी हुई आपको मालूम है? विधानसभा के परिसर के अंदर ये पडलकर साहब जो बीजेपी के हैं, ये गाड़ी से आ रहे थे और ये उनके शब्द है, मेरे नहीं, कि मैं तो फ्रेश हवा खाने के लिए बाहर निकला। जितेंद्र आवाड तो वो भी बाहर खड़े हुए थे, ये गाड़ी से इधर आए। इनका जितेंद्र आवाड का कहना यह है कि इन्होंने मेरे बगल में गाड़ी रोक दी और बहुत जोर से अपना दरवाजा खोला जो मेरे पैर में लगा। जितेंद्र आवाड कहना है ऐसा इन्होंने जानबूझ के किया, मतलब गाड़ी के दरवाजे से मुझे टक्कर मारी जानबूझ के। उस समय इनका जितेंद्र आवाड का एक समर्थक वहां पर मौजूद था और उसने बहस की बीजेपी के एमएलए से, वो मामला गाली गलौज तक पहुंच गया। ये तो कल तक, परसों की बात है शायद ना। और कल फिर वो आदमी जिसने बीजेपी के एमएलए के साथ गाली गलौज की थी वो बीजेपी के समर्थकों को दिख गया
तो उन्होंने कहा जिसका हिसाब बराबर करते हैं। ऐसा ही कहानी बताई जा रही, क्यों सर यही है? बिल्कुल यही। और वैसे भी अगर देखा जाए कि महाराष्ट्र की राजनीति में जितेंद्र आव्हाड तो मुंब्रा कलवा से विधायक हैं, शरद पवार के बेहद करीबी है, भाई कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे, मंत्री रहे, हाउसिंग मिनिस्टर रहे, दबंग नेता है, मुसलमानों के बहुत पैरोकार है वो कल्याण ठाणे की राजनीति के। और पढ़लकर से उनका पुराना विवाद चल रहा है, अभी सोशल मीडिया पे दोनों के बीच में भी कहा सुनी हुई थी। पढ़लकर ने कहा था मैं देख लूंगा, जितेंद्र आव्हाड ने कहा था मैं तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आके मैं तुमको देखूंगा। तो ये दोनों का वाद विवाद सोशल मीडिया पे भी चल रहा था, समर्थकों के बीच में भी उत्पात चल रहा था। लेकिन ये लगा नहीं था कि ये मामला इतना बढ़ेगा कि भाई विधान सभा के अंदर दोनों के समर्थक अपने पास बनवा कर पहुंचेंगे, वहां इस तरीके से गुंडागर्दी होगी। मुझे लगता है ये बहुत गंभीर मामला है, विधान परिसर के अंदर इस तरीके से होना और आपस में आप मारपीट ये करना। बताइए कि क्या इसमें सिर्फ बीजेपी के विधायक की गलती है या दोनों तरफ से है ये? नहीं, दोनों तरफ की। मिलता है जितेंद्र आव्हाड की ज्यादा गलती होगी। जितेंद्र आव्हाड जिस तरह की राजनीति करते हैं वो तो गुंडागर्दी की राजनीति हमेशा करते रहे, और पहले भी वो इस तरीके से धमके पलटकर को दे चुके थे। और कल ये मुझे लगता है कि जितेंद्र आव्हाड के जो समर्थकों ने वहां पर जाके जिस तरीके से पहले शुरुआत की थी, उसके बाद ये मामला तुल पकड़ा है। हालांकि पुलिस ने दोनों को तरफ से गिरफ्तारियां की, मामला दर्ज किया है। देवेंद्र फडणवीस देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे का भी बयान आया। विधान परिसर के अंदर होना, इस तरीके से पास बनवा के जाना, और ये भी है कि ऐसे लोगों को पास कौन बना के दे रहा है, ये भी जांच होना ये चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने बंद कर दिया है कि आपकी जो कोई वनडे पास नहीं मिलेगा वहां पर किसी को, और समर्थक भी अगर किसी विधायक के साथ आएंगे तो वो भी बिना पास के नहीं आ सकते। हाँ सर, कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता था। पहले हमने देखा एमएनएस के लोगों ने मारा दुकानदार को और कई और लोगों को भी मराठी लैंग्वेज के ऊपर। फिर हमने देखा कि एमएलए हैं गायकवाड़ जो कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के, तो उन्होंने बॉक्सर वाला रोल ले लिया और एक कैंटीन वर्कर को बॉक्स मारा, वो बेचारा नीचे भी गिर गया। और फिर अब विधानसभा के परिसर के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर ये मारपीट होना, 2 एमएलएस का इन्वॉल्व होना, क्या ये प्रश्न नहीं उठाता कि कहीं ना कहीं हमको शर्म आती है कि हमारे कैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो पूरी मीडिया के सामने इस तरह का बिहेवियर करते हैं? अगर कोई भी चीज ऐसे होने वाली हो जिससे जो चीजें हैं गर्म हो सकती हैं, तो हम कम से कम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से ये उम्मीद करते हैं कि वो मैच्योर बिहेवियर दिखाएंगे, ना कि गुंडे बन जाएंगे परिसर के अंदर ही। सोचिए आम आदमी के सामने ये क्या दर्शा रहे हैं हम। बिल्कुल ठीक है। इसमें एक्चुअली जो होना चाहिए था वो कि दोनों विधायक माफी मांगते कि हमारे समर्थकों ने ऐसा भद्दा सीन क्रिएट किया। स्पीकर राहुल नार्वेकर को बुलाना चाहिए था दोनों को। मुझे लगता है राहुल नार्वेकर को इसमें इनिशिएटिव लेकर तुरंत बुलाना चाहिए था दोनों को, लेकिन हालांकि उन्होंने पास बनाना बंद कर दिया इस घटना के बाद। अब अगली बड़ी खबर जो है वो भी महाराष्ट्र की है और बड़ी सियासी खबर आजकल बहुत चर्चा में, आज बहुत चर्चा में है। ये आपने देखा था कि कल विधानसभा के अंदर देवेंद्र फडणवीस ने बोलते हुए ये कहा था कि मैं तो यहाँ रहने वाला हूँ उद्धव ठाकरे से, 2029 तक तो मैं सत्ता में रहूंगा, आपको यहां आना है तो आप आ जाओ, मैं तो विपक्ष में भी जाने वाला नहीं हूं। फिर बाद में उद्धव ठाकरे ने कहा कि अरे ये तो मजाक में, उन्होंने कहा मजाक की आदत है देवेंद्र फडणवीस की। अब पता ये चल रहा है कि उसके बाद इन दोनों नेताओं की 20 मिनट अकेले में मुलाकात भी हुई। ये विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में दोनों नेता मिले और उधर से देवेंद्र फडणवीस ही थे और इधर से बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ये दोनों थे। इसमें एक किताब भेंट की उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को। किताब का शीर्षक था वाई हिंदी शुड नॉट बी इम्पोज्ड। तो उन्होंने कहा कि ये आप किताब ले लीजिए, और जो आपने कमेटी बनाई है ना कि हिंदी पढ़ाई जाए या नहीं पढ़ाई है तय करने के लिए, ये किताब उस कमेटी को जरूर दे दीजिएगा कि वो इसको पढ़ें और फिर फैसला करें। तो ये एक विषय वहां पर उठा। लेकिन अब ये खबर बाहर आई तो इसको सबसे ज्यादा परेशान किसको होना था? वो एकनाथ शिंदे थे, और एकनाथ शिंदे मुझे लगता है कि परेशान इस खबर से जरूर होंगे। लेकिन क्या देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी, ये जो ठीक चलती हुई उनकी नाव है, इसमें कोई ऐसा फैसला करेगी कि वो दोबारा हिचकोले खाने लगे? उद्धव ठाकरे से करीबियां बढ़ाना, ये जान करके कि ये परेशान करेगा एकनाथ शिंदे को, तो ये हम ज्यादा पढ़ रहे हैं इसमें या ऐसा कुछ किया जा रहा है? बताइए त्रिपाठी जी। देखिए, कहा जाता है ना कि राजनीति में सब कुछ रणनीति के लिहाज से तय होता है। मराठी भाषा विवाद जो शुरू हुआ, उस विवाद को हवा देने में कहा जाता है, ऐसे महाराष्ट्र में खूब चर्चा है पावर कॉरिडोर में, कि एकनाथ शिंदे की भूमिका बहुत बड़ी थी। अच्छा, एकनाथ शिंदे के लोगों ने सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चलाई और जो बाकायदा शिंदे जी का पीआर देखने वाली टीम है, उसको भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के लोगों ने चिन्हित किया, उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको रिपोस्ट करके बताया कि शिंदे साहब ये आपके लोग गलत कर रहे हैं।
अभी देखने में तो लगता है ठीक है भाई, उनका कोई उत्साही समर्थक होगा, लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे की पार्टी की भूमिका रही उसमें यह माना जाता है कि देवेंद्र फडणवीस को बैकफुट पर करने के लिए, एक बैड लाइट में गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए उसको यह उपयोग किया गया। अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों को समझ में आ गया कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस, उसको तो अगर यह बात हुई है तो उसको तो कहीं न कहीं हिसाब सेटल करना होगा उनको। उस हिसाब सेटल के तौर पर आप देख सकते हैं, आप इसको यूं भी देखिए कि उद्धव ठाकरे के लिए भी अगर वो कोई रणनीति बना रहे हैं तो उसमें क्या सत्ता से इतनी लंबी दूरी किसी काम की होगी। और ये ज्यादातर विश्लेषक मानते हैं, मैं भी इस बात को मानता हूं कि जब आप मराठी की तरफ जाते हैं, शिवाजी महाराज की तरफ जाते हैं, तो जिसको कहते हैं आप कहां पहुंचेंगे, आप उस रास्ते से चलते हुए अंतिम स्टॉप आपका होगा हिंदुत्व। और जब अंतिम स्टॉप आपका हिंदुत्व होगा तो वहां पहले से कौन खड़ा मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी। तो महाराष्ट्र की राजनीति में ये एक शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, और इसको आप यूं भी देखें कि बीएमसी के चुनाव के पहले अलाइनमेंट भले है, लेकिन हां सॉफ्ट करना धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में अचानक तो होगा नहीं। कर रही है उद्धव ठाकरे को, आप कह रहे हैं, और मैसेज देना चाहती है एकनाथ शिंदे। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये लगता है ऐसा नहीं, कभी तो ये काम कभी कभी केवल मैसेजिंग के लिए होता है कि भाई देखो हम तुम्हारे साथ ठीक रहेंगे, तुम भी हमारे साथ ठीक रहो। फिर ये दूसरी बात होती है फुल फ्लेश जाना उसमें कि अब हम इस दिशा जाना चाहते हैं। नहीं, अभी जाना नहीं चाहते, लेकिन कई बार गाड़ी खड़ी करके देखना तो पड़ता ना कि किधर जाना है, नहीं जाना। और मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि देवेंद्र फडणवीस साहब ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई एकनाथ शिंदे को, उससे पहले एकनाथ शिंदे ने मैसेज दिया ना, क्योंकि उनको लगा उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक होंगे तो मराठी का नेता होना। एकनाथ शिंदे का एमएलए समर्थन में आ गया था। हाँ, तो वही तो कह रहा हूं, मराठी के नेता होने के लिए उनको खड़े रहना जरूरी है कि उद्धव ठाकरे और उनके खिलाफ। और दूसरी बात जो बात चल रही है, जिसका पहले शायद समीर जी ने भी जिक्र किया था, कि होम मिनिस्ट्री को लेकर एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस पर थोड़ा प्रेशर बनाना चाहते हैं। अभी भी वही चाह रहे हैं वो कि किसी तरह से अगर बवाल होगा तो वो कह सकते हैं कि भाई होगी। तो नहीं, बात सेटल कहाँ से होती है, जब मिलेगी नहीं तो सेटल हो जाती है क्या? सेटल तभी होगी जब शिंदे साहब को कुछ मिले नहीं मिले तो वो दोनों तरफ की मैसेजिंग चलती रहती है। अब इनको क्या नहीं मिला जो ये परेशान है, ये आप मुझे बता दीजिएगा। अगली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां बीजेपी के अंदर घमासान है। हम टीएमसी की बहुत बात करते हैं और टीएमसी के अंदर भी धड़े हैं, एक कहते हैं एक ममता बनर्जी का, एक अभिषेक बनर्जी का। वहां सांसद खुले में लड़ते हैं, ट्विटर पर लड़ते हैं, सड़क पर भी लड़ते हैं, वो सब आप देखते हैं। बीजेपी के अंदर जो होता है वो ऐसे खुल के बाहर नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है, गड़बड़ बीजेपी के अंदर है। और उस व्यक्ति के साथ गड़बड़ है जो इनका प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था। और अब ऐसा लगने लगा है कि अगले चुनाव में, क्योंकि चुनाव दूर नहीं रह गया, अगले साल चुनाव है, ममता बनर्जी के इस मजबूत किले को बीजेपी को अगर ढाना है तो क्या इस तरीके से वो कामयाब होगी? आपसी गुटबाजी ने बीजेपी को कैसे कमजोर किया है, इसकी हम लोग बात करेंगे। बीजेपी में माना जाता है कि शुभेंदु अधिकारी अपने आप में एक गुट है। वो टीएमसी से आए, टीएमसी से रिश्ते उनके बहुत खराब हो चुके हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़के जीत के आए थे, तो वो अपने आप को अपना एक कद मानते हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो हैं, लेकिन पूरी पार्टी के सर्वमान्य नेता नहीं है। दूसरा गुट है आरएसएस का, और अब जो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो आरएसएस, कोर आरएसएस के आदमी हैं। और एक तीसरा भी वहां पर गुट है, वो दिलीप घोष का है, जो सांसद हैं और वहां के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। और दिलीप घोष अब तक आप माने तो सबसे विजिबल, शुभेंदु अधिकारी के साथ सबसे विजिबल फेस था बंगाल बीजेपी का। लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसा हो गया है कि या तो बीजेपी इनको काट देना चाहती है या ये कुछ कटे कटे घूम रहे हैं अपनी पार्टी से। इसकी शुरुआत हुई थी एक पूजा के कार्यक्रम में, ममता बनर्जी के साथ दिलीप घोष शामिल हो गए थे और आज एक ही सोफे पर बैठे हुए इनकी तस्वीर आ गई थी। उस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। बीजेपी के लोगों ने खुलकर बंगाल में कहा कि दिलीप घोष को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जाने मतलब जैसे ममता बनर्जी जानी दुश्मन हो कि उनके साथ आप कैसे तस्वीर खिंचवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा भाई पूजा का कार्यक्रम था, उसमें वो भी आई, मैं भी आया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनको बहुत बैकलैश झेलना पड़ा था। फिर उसके बाद आज जो खबर है वो ये कि मोदी जी जो बिहार से भी बंगाल में रैली करने के लिए जा रहे हैं, उस रैली में दिलीप घोष शामिल नहीं है। और दिलीप घोष खुलकर कह रहे हैं कि मुझे पार्टी ने नहीं बुलाया, मेरे कार्यकर्ता मुझे बुला रहे हैं, लेकिन पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री की जनसभा में आने के लिए आमंत्रित ही नहीं किया है। तो मैं दिल्ली जा रहा हूं, मुझे दिल्ली में एक पार्टी का ही काम है, वहां भी पर्सनल काम से नहीं जाऊंगा, पार्टी के काम से जा रहा हूं। लेकिन यह स्थिति हो गई है, सोचिए। इनका स्टेटमेंट हमारे पास है, सुना देते हैं आपको।
না দিল্লি যাচ্ছি। হ্যাঁ দিল্লি যাচ্ছেন, মানে আমাদের সবার বক্তব্য আপনি তো বলেছিলেন যে কর্মী হিসেবে আপনি আজকে মোদির সভায় যাবেন। আমাকে কর্মীরা ডেকেছিলেন তাই আমি হ্যাঁ করেছিলাম। পার্টি ডাকেনি, হয়তো পার্টি চায়ও না আমি যাই, অস্বস্তি হবে, সেই জন্য আমি যাচ্ছি না দুর্গাপুরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভায়। আর দিল্লি যে চলে যাচ্ছেন সেটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য না কোনো কাজ আছে? দিল্লিতে বিশেষ কাজে যাচ্ছি, পার্টিরই কাজে যাচ্ছি। এটা কি বিজেপি? अब बताइए समीर जी, क्या नाराजगी हो गई ऐसी इनसे कि पार्टी ने इनको प्रधानमंत्री की सभा में नहीं बुलाया, पूर्व अध्यक्ष को? देखिए कई लंबे समय से दिलीप घोष का पार्टी के साथ थोड़ा थोड़ा विवाद स्थानीय स्तर पर चल रहा था। हालांकि अमित शाह जी के बड़े करीबी रहे। 2014 में जब अमित शाह अध्यक्ष बने तो इन्हें 2014-15 में बंगाल का अध्यक्ष बनाया गया था और संघ से ये भारतीय जनता पार्टी में भेजे गए थे। 2014 में पहले महासचिव बने प्रदेश के और फिर प्रदेश अध्यक्ष बने और लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे। इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। और देखिए अभी जब 2024 का चुनाव ये वर्धमान दुर्गापुर से चुनाव हारे ये, तो उन्होंने बड़ा आरोप लगाया था। इन्होंने कहा था कि 2019 का चुनाव मैं मेदिनीपुर से जीत गया था और 2024 का चुनाव मुझे हारने के लिए वर्धमान भेज दिया गया। भारतीय जनता पार्टी दोनों सीट हार गई, मेदिनीपुर भी नहीं जीत पाई, वर्धमान भी हरवा दिया। तो उन्होंने पार्टी के खिलाफ इस तरह के आरोपों का जिक्र किया था। जिस तरह के जो विपक्ष के नेता है उनके साथ भी इनका अनबन लगातार पार्टी के अंदर चल रहा है। लेकिन अभी ये एक अच्छी बात इनके साथ जो मतलब व्यक्तिगत रूप से अच्छी रही कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष बने सुमित भट्टाचार्य, वो इनका काफी करीबी माने जाते हैं क्योंकि वो संघ पृष्ठभूमि के आते हैं, मौजूदा अध्यक्ष। हाँ मौजूदा अध्यक्ष दिलीप घोष काफी अच्छे मित्र हैं और कहा जा रहा है कि उसके बाद से ये थोड़े पार्टी में एक्टिव भी अपने आप को महसूस कर रहे थे। लेकिन आज न बुलाया जाना, ये हो सकता है कि भाई क्षेत्रवाल बुलाया होगा तो वहां नहीं बुलाया होगा, कोई कारण हो सकता है। लेकिन ये तय, लेकिन एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को जो पार्टी का लंबे समय चेहरा रहा हो, संघ के जमीनी स्तर पर उन्होंने बहुत काम किया हुआ, न बुलाना मुझे लगता है स्थानीय पॉलिटिक्स का एक कारण रहा होगा। लेकिन एक अध्यक्ष सांसद क्यों नहीं बुलाएंगे? पूर्व सांसद रहे। अब ये कहा जा रहा है कि भाई जहां रैली थी वहां के लोगों को आमंत्रित किया गया था, जब कलकत्ता में रैली होगी तो फिर उनको उस समय बुलाया जाएगा। तो फिलहाल अभी ये मामला बहुत तूल नहीं पकड़ा है पार्टी के अंदर। लेकिन एक स्थिति तो खराब बता रही है कि अब चुनाव है अगले साल, अगर संगठन इस तरीके से अगर आपस में खींचतान होगा कि भाई अगर विपक्ष के नेता पार्टी को अपने हिसाब से चलाएंगे, नए प्रदेश अपने हिसाब से पार्टी को चलाना चाहते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का इस तरीके से अगर नजरअंदाज किया जाएगा तो संगठन पे इसका असर पड़ना तय है। देखिए अब अगले साल तक बीजेपी अपना घर ठीक कर पाती है कि नहीं चुनाव से पहले। अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, आतंकवाद के खिलाफ मुहिम में भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा का फ्रंट, द रजिस्टर्ड फ्रंट, इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। टीआरएफ को अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि टीआरएफ इज नाउ अ डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में भी इसका नाम डाल दिया गया। भारत क्या कहता था? लगातार भारत ने कहा कि ये जो टीआरएफ है इसने पहलगाम में 26 लोगों को मारा, धर्म पूछ के, सर में गोली मारी सबके, ये कुछ और नहीं, ये लश्कर-ए-तैयबा ही है। बस कश्मीर में जब ऑपरेट करता है तो उसने अपना नाम बदल लिया है। पाकिस्तान ने इस टीआरएफ के बचाव में यूएन में जाकर के बयान दिए। जब यूएन में भारत ने कहा कि इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए तो इसका बचाव पाकिस्तान ने यूएन में किया और आज पाकिस्तान अमेरिका जो है इसको आतंकवादी संगठन मान रहा है और खुद जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने इसका ऐलान किया कि आज से टीआरएफ एक आतंकवादी संगठन है। और उसी स्टेटमेंट में यह लिखा हुआ है फॉरेन मिनिस्ट्री अमेरिका की कि यह टीआरएफ कुछ और नहीं बल्कि लश्कर-ए-तैयबा ही है। इससे बड़ी आप मतलब एक बहुत बड़ी बात मैं इसको मानता हूं। बैल साहब, बिल्कुल एक बहुत बड़ी जीत है हमारी डिप्लोमेसी की कि उनको एक डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का खिताब मिल गया है। और साथ में कई बार ना हम लोग ये सोचते हैं, कई जो ज़्यादा इससे इन्वॉल्व नहीं है लेकिन हमेशा क्रिटिक रहते हैं, वो ये कहते हैं कि अभी देखिए लश्कर-ए-तैयबा भी है, जैश-ए-मोहम्मद भी है, तो उनके वो भी तो डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके ऊपर ऐसा क्या हो गया या पाकिस्तान उनको इतना सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान के अंदर अब वो स्टेटमेंट्स जो आपके चैनल पे आज रोज आ रही हैं तो और जो भारत के अगेंस्ट काम करते हैं। और टीआरएफ एक्चुअली क्या है? एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर-ए-तैयबा की, और उसमें सुलेमान का नाम आया था जो एक्स पाकिस्तान आर्मी का कमांडो है, जो कि भारत आया था उसी समय पे और वो उसी फॉरेस्ट में था अप्रैल 20 और 25 के आसपास, जिस जगह पे ये आतंकी हमला हुआ था अप्रैल 22 को। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो दर्शा रही हैं, लेकिन जो क्वेश्चन सारे लोग पूछ रहे हैं मैं उसका आंसर आज करना चाहता हूं। जैसे ही आप एक डेजिग्नेट करते हैं ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन
कहीं पे भी आसानी से मूव नहीं कर सकती, कहीं भी आ जा नहीं सकती। उसके जितने भी इंटरनेशनल एसेट्स होते हैं उन देशों के अंदर वो फ्रीज हो जाते हैं। उनको फाइनेंस कलेक्ट करने में, फंड कलेक्ट करने में बहुत मुश्किल होती है। साथ में कुछ भी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या किसी देश से दूसरे देश जाना चाहते हैं, उनको वीजा भी नहीं मिलता। और साथ में उनके ऊपर नजर रखी जाती है, अगर वो कोई भी ऐसी गतिविधि कर रहे हो और वो गतिविधि किसी भी देश से रिलेट करती हो तो उसकी इंटेलिजेंस गैदरिंग में मदद की जाती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अनेकों प्रतिबंध, चाहे वो टेक असिस्टेंस के हैं, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हैं, चाहे वो फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स के हैं, वो वीजा देने के हैं, उनकी मूवमेंट के हैं, वो सारे उनके ऊपर प्रतिबंध लग जाते हैं ग्लोबली। जिस देश ने सबसे पहले हमेशा यूएस करता है, उसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी आ जाता है, कनाडा, यूके में भी आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी। मैं सर इसको अब लॉजिक से आगे बढ़ा रहा हूं कि ये बात फिर कहां तक जाएगी। ये देखिए साहब, ये जो स्टेटमेंट है, टेररिस्ट डेजिग्नेशन ऑफ द रेजिस्टेंट फ्रंट, खबर के ऊपर, प्रेस स्टेटमेंट के ऊपर का शीर्षक, नीचे लिखा है मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जुलाई 17, 2025 का ये स्टेटमेंट अमेरिका के विदेश मंत्री का। सर वो ये कह रहा है कि हमने टीआरएफ को डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। फिर वो नीचे लिखते हैं कि लश्कर तैयबा, टीआरएफ और लश्कर तैयबा फ्रंट एंड अ प्रॉक्सी क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अप्रैल 2025 पहलगाम अटैक। मतलब अमेरिका ये मान रहा है कि इस टीआरएफ ने हत्याएं कराई, वो आतंकवादी हमला इसने किया, और टीआरएफ कुछ नहीं, लश्कर तैयबा ही है। मतलब भारत के पास पूरा हक था लश्कर तैयबा पर हमला करने का। बहुत सरल भाषा में भारत के लोगों के लिए समझने की जो बात है, सब के बाद हमारी विदेश नीति का ये कमाल है। आप इतने दिनों से ये सोचते थे कि आखिर क्यों मोदी कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, क्यों विपक्ष इतना कॉर्नर कर रहा है लेकिन फिर भी जवाब नहीं दे रहे हैं। अमेरिका का विदेश सचिव अगर इस तरह की बात करता है, विदेश मंत्री, तो आप समझिए उसको, चूंकि वो फॉरेन सेक्रेटरी है लेकिन वो फॉरेन मिनिस्टर होता है उनके यहाँ, वो अगर ये बात कह रहा है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ भारत जो चाहता था वो उसने करा लिया। और ये किसी भी मंच पर, किसी भी फोरम से उनके ज्वाइंट डिक्लेरेशन से ज्यादा बड़ी बात है कि सैंक्शन लगाया टीआरएफ पर। अब इसको यूं भी समझिए, सब कहने के बाद, मतलब अभी कहेंगे थोड़ा आप लोग फिर नाराज भी होंगे कि फिर से कह दिया, लेकिन वो माय फ्रेंड ट्रंप तो चल रहा है, काम तो कर रहा है। अच्छा, ठीक से कर रहा है ना, नहीं तो ऐसा क्यों होता? बताइए सर, कितनी बड़ी बात है? बड़ी बात है डिप्लोमेसी के लेवल पर, डिप्लोमेटिक विन भी है, और इससे दुनिया को भी समझ में आया कि भारत जो बात कह रहा था आतंकवाद को लेकर और टीआरएफ को लेकर, लश्कर तैयबा के कनेक्शन को लेकर, वो एक बड़ी जीत है और अमेरिका ने उसको माना है। फिर यूनाइटेड नेशंस में भी वो कैसे जाकर बात बनती है, उसको मैं बहुत बड़ी जीत के तौर पर भी देखता हूँ। और डिप्लोमेसी में हमने बहुत अच्छा ही काम किया है, लेकिन थोड़ा सा काम इंटरनल लेवल पर भी हो जाता कि वो आतंकवादी मिल जाते जिन्होंने हमला किया था। तो बहुत दिन हो गए, दिन भी गिनने में मुश्किल हो रहा है। ये भी नहीं पता कितने आतंकवादी थे, कहाँ गए हैं कि नहीं हैं। यदि वो भी मिल जाए तो जो न्याय जिनको मिलना चाहिए, जिनको तकलीफ है, जो 26 लोग, अभी एलजी का स्टेटमेंट था कश्मीर के, और क्योंकि 2 इनके मददगार पकड़े गए थे लोकल ओवरग्राउंड वर्कर्स। हाँ, और उन्होंने ये 4 कुल थे, 3 की पहचान हो चुकी है। ये एलजी ने कहा कि पहचाने जा चुके हैं सारे के सारे। तो अब मतलब पकड़ने के लिए क्या करना है इसके अलावा? इनकी उम्र ज्यादा, हालांकि उन्होंने तो कहा एलजी साहब ने कि मेरी गलती थी, मैंने गलती भी मान ली है। अब लेकिन वो पहचाने भी गए हैं, तो पकड़े जाने में क्या कोई दिक्कत है कुछ अलग से? ये तो सर, ये सवाल तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर क्योंकि वो न्याय तो लोगों को तब मिलेगा ना जब वो आतंकवादी। ऐसे भी बातचीत आ रही है कि वो शायद इस देश में ही नहीं है और वो उसी टाइम मूवमेंट आउट करके बाहर जा चुके हैं। तो ये बॉर्डर पर दोनों तरफ चलता है कि दरवाजा दोनों तरफ खुला हुआ है, आने का भी जाने का भी? ये तो सर बता सकते हैं, मुझे नहीं जानकारी। देखिए ऐसी बात, अब आप मुझे बताइए, क्या बॉर्डर फेंसिंग लगी है नेपाल बॉर्डर तक? क्या बॉर्डर फेंसिंग लगी है आदि जगहों में, बांग्लादेश बॉर्डर पे के अंदर? क्या आप तो अभी बातचीत अगर आपको उस समय की याद हो तो इवन श्रीलंका की बात चल रही थी कि कहीं वो श्रीलंका के रूट से तो बाहर नहीं चले गए, लेकिन वो देश से बाहर चले गए। राइट। एनीवे, अब ये कहा गया है कि जल्दी ये आतंकवादी जो हैं ये या तो पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे, और पूरा देश यही इनका अंजाम होते हुए देखना भी चाहता है। बहुत शुक्रिया बैल साहब, समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद आपका।